ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मंथली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जनवरी, फरवरी एवं मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग अप्रैल 2026 का करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने लगभग सभी टॉपिक को शामिल किया है, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बैंकिंग एवं वित्त, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक, खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, नियुक्ति एवं निधन, महत्वपूर्ण दिवस प्लस बिहार विशेष के लिए भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम राज्य ने अप्रैल 2026 में अपनी राज्य की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ यानी कि स्वर्ण जयंती मनाई, जिसके यानी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। तो कौन सी वर्षगांठ था? इसका सही उत्तर हो गया बी, 50वीं वर्षगांठ मनाया था सिक्किम ने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी समापन समारोह में आमंत्रित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 28 अप्रैल 2026 को सिक्किम की यात्रा की और गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में राज्य की 50 वर्षगांठ यानी 50वीं वर्षगांठ को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया था। सिक्किम ने स्थापना दिवस में समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने इस दौरान 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की 30 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ 4,000 करोड़ से अधिक एवं 30 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया, जिसमें रंगोप्पो स्थित इंदौर क्रिकेट अकादमी भी शामिल है, यानी कि जिसमें रंगोप्पो स्थित इंदौर क्रिकेट अकादमी शामिल है, जिसका विकास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग ने अप्रैल 2026 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI 2.0 को अपनाने हेतु किस रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो किस रोड मैप का? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, DPI@2047 रोड मैप। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग ने एक स्टेप फाउंडेशन और डेलाइट के सहयोग में DPI@2047 को 2047 फॉर विकास भारत रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप 2 चरणों में है। पहला चरण क्या है इसका? DPI 2.1 25 से यानी कि 2025 से 2035 तक DPI 2.1 हो गया। वही DPI 3.0 जो है वो कब से कब तक है? 2035 से लेके 2047 तक। वर्तमान में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% योगदान देता है। यानी कि वर्तमान में पूछेगा आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का योगदान देता है? तो 1% को, जिसको 2030 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 4%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कितने नए जिलों के गठन को अधिसूचित किया है, जिससे कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है? यानी कि लद्दाख में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 7। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पहले से कितना था? पहले से 2 जिला था, अब कितना हो गया? 7। तो टोटल कितना बड़ा होगा? 5। चलिए तो इसका डिटेल देखते हैं हम लोग, कौन कौन से जिला बना है। लद्दाख में नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रांस नामक 5 नए जिले बनाए गए हैं। नुब्रा, साम एवं जांगथांग को लेह से तथा जास्कर और द्रांस को कारगिल जिले से अलग कर दिया गया। यानी पहले क्या था? 2 ही जिला था, लेह एवं कारगिल। अब टोटल कितना हो गया? 7 जिला, जिसमें पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। सभी 5 नए जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल क्लाउड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के आधारशिला आंध्र प्रदेश के किस शहर में रखा गया है? यानी गूगल क्लाउड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया था? किस शहर में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो गया विशाखापट्टनम। देखते हैं इसका डिटेल। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम के
तलुरबारा में गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी है, लगभग 15 अरब डॉलर, जो कि 1.35 लाख करोड़ रुपया की है। यह परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी एकल प्रत्यक्ष विदेश निवेश परियोजना मानी जा रही है, जिसकी क्षमता 1 गीगावाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि मॉस्पी ने सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन मापन हेतु किस नए सूचकांक का प्रस्ताव रखा है? तो किस नए सूचकांक का प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर हो गया बी, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। मॉस्पी ने भारत के सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने हेतु इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यानी कि ISP प्रस्तावित किया है, जिसका आधार वर्ष 2024-25 होगा। अब इसका आधार वर्ष 2011 से कब कर दिया गया? 2024-25। यह सूचकांक मुख्यतः GST नेटवर्क के आंकड़े पर आधारित होगा और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का पूरक होगा, जिसमें सेवा क्षेत्र के लगभग 70% सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA को शामिल किया गया। यानी GVA का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसे हिंदी में सकल मूल्य वर्धन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली व्यावसायिक सीप्लेन सेवा शुरू करने के लिए DGCA ने किस कंपनी को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है? यानी क्या शुरू करने के लिए भारत का पहला व्यावसायिक शिप प्लेन शुरू करना है, तो किस कंपनी को एयर यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, स्काई होप एविएशन। किस कंपनी को सर्टिफिकेट दिया है? स्काई होप एविएशन। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। स्काई होप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को नागर विमानन महानिदेशालय ने यानी कि DGCA ने से एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भारत की पहली व्यावसायिक सीप्लेन सेवा शुरू होगी। इसके लिए 19 सीटों वाले यानी कि डी हैविलैंड कनाडा DHC-6 ट्विन अदर यानी कि अटर विमान को सीप प्लेन में परिवर्तित किया गया है, जो उड्डयन यानी कि उड्डयन योजना के तहत संचालित होगा। किस योजना के तहत? उड्डयन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नौसैनिक पोतों के लिए गैस टरबाइन इंफ्रारेड स्पेस सिस्टम यानी कि GTIRSS हेतु DRDO की किस प्रयोगशाला के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, NSTL। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। भेल ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसे DRDO कहा जाता है की घटक प्रयोगशाला नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रणाली नौसैनिक पोतों यानी कि LM-2500 गैस टरबाइन के अवशिष्ट ताप उत्सर्जन को कम करके उनके इंफ्रारेड यानी कि सिग्नेचर को घटाती है, जिसे स्वदेशी रक्षा उत्पाद को बढ़ावा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अप्रैल 2026 में सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की किस भाषा में अध्ययन संस्करण जारी किया है? तो स्वाभाविक है सिंधी भाषा दिवस था तो सिंधी में ही। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में देवनागरी तथा फारसी दोनों लिपियों में संविधान की सिंधी अनुवाद जारी किया है। सिंधी भाषा का पूछेगा। सिंधी भाषा को संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 21वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1967 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दूरदर्शन ने भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ICCR के साथ। इसका सही उत्तर हो गया ए।
चलिए इसका डिटेल देखते हैं पहले। प्रसार भारती के अधीन दूरदर्शन और भारतीय संस्कृति संबंधी परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस जिसे ICCR कहते हैं के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ ताकि दूरदर्शन के टीवी, रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ICCR की संस्कृति सामग्री का वैश्विक प्रसारण हो सके। यह समझौता 3 वर्षों के लिए ही प्रभावी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात सरकार ने सनाद यानी कि धौलेरा क्षेत्र में इंडो ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी कि गुजरात सरकार ने सानंद धौलेरा क्षेत्र में इंडो ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करेगा, तो उसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, एजिलेंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास यानी विभाग ने ताइवान से जुड़ी कंपनी एजिलेंस इंटरनेशनल के साथ सनाद धौलेरा क्षेत्र में इंडो ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे राज्य के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपया से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश आने की उम्मीद है। कितना? 1000 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष निवेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हुडको और NBCको यानी कि NBCC के बीच अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित समझौते के तहत दिल्ली में किस भवन के पुनर्विकास की योजना रखा गया है? तो किस भवन का पुनर्विकास किया जाएगा? उसका सही उत्तर हो गया बी, अगस्त क्रांति भवन। अगस्त क्रांति भवन का पुनर्विकास किया जाएगा। और कौन कौन से करेंगे? तो 2 कंपनी मिलके, हुडको और NBCC मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था यानी कि CARI बेंगलुरु किस मान्यता को प्राप्त करने वाला CCRAC का पहला संस्थान बन गया है? तो किस मान्यता को प्राप्त करके? तो इसका सही उत्तर है ICO 15/189/2022। इसका सही उत्तर सी हो गया। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था CARI बेंगलुरु जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री एवं रुधिर विज्ञान में ISO यानी कि 15/189/2022 मान्यता प्राप्त करने वाले केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का पहला संस्थान बन गया है। इससे पहले यह संस्थान NABH एवं NABL की प्रारंभिक स्तर की मान्यता प्राप्त कर चुका है। पहले यानी कि आपको CCRS अगर में आना है तो पहले 2 लेवल को पास करना होता है, NABH एवं NABL। तो ये दोनों पार करके आप क्या पार कर लिया है? CCRAS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 2026 में आयोजित 18वां सिविल सेवा दिवस तिथि को मनाया गया है, जिसमें सार्वजनिक प्रशासन उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर हो गया बी, 21 अप्रैल को। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 21 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया है, जिसका मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन थे। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के 1947 के मेटकॉफ हाउस संबोधन की स्मृति में मनाया जाता है। किसके स्मृति में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेटकॉफ हाउस संबोधन की स्मृति में। कब था? 1947 में। तथा इस अवसर पर उत्कृष्ट शासन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि इसी अवसर पे प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गृह मंत्रालय ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया है? तो जम्मू कश्मीर के वह कौन सा जिला है जिसके 6 गांवों को किसके तहत? गृह यानी कि वाइब्रेट यानी कि विलेज प्रोग्राम के तहत
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कठुआ। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। अप्रैल 2026 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 6 सीमावर्ती गांव बोबिया, कठियाला, गजनाल और क्रोल कृष्ण, रथुआ और गुज्जर चौक को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 यानी कि 2.0 के अंतर्गत शामिल किया है। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और पलायन को रोकने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, जिससे भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि अरबपतियों की संख्या भारत में कितना है, जो बढ़ के पूरा विश्व में भारत का स्थान तीसरा स्थान पे हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 207 अरबपति भारत में वर्तमान में है। चलिए देखते हैं पहला और दूसरा रैंक पे कौन कौन से देश हैं और कितना कितना उसके पास है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या 58% से बढ़कर 207 हो गया है। यानी 5 वर्षों में कितना परसेंट बढ़ा है? 58%। और कितना अरबपति है? 207। जिससे भारत अमेरिका यानी कि अमेरिका के पास कितना है? 914 जो 1 नंबर पे है। वही चीन के पास 485 है जो 2 नंबर पे बना हुआ है। वही भारत तीसरा स्थान पे आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का शुभारंभ किया है? यानी कि सेबी का क्या था? 38वें स्थापना दिवस। तो उसी अवसर पे किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो गया मिशन जागरूकता, यानी मिशन जागरूक। इसका सही उत्तर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में सेबी के 38वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य भाषण देते हुए मिशन जागरूक का शुभारंभ किया है तथा शेयर बाजार पर बढ़ते साइबर खतरे को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक्सचेंज पर एक बड़ा साइबर हमला का बाजार का अस्थिर कर सकता है। यानी कि मान लीजिए एक्सचेंज सेबी पे भी कोई साइबर हमला होता है तो क्या हो जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी की 5 वर्षगांठ पर सिविल सेवकों के लिए किस राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो किस सप्ताह का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्मयोगी साधन सप्ताह। कर्मयोगी साधन सप्ताह। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं थोड़ा सा। 2 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्मयोगी स्थापना सप्ताह 2026 का वर्चुअल शुभारंभ किया है, जो सिविल सेवकों हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षण का पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत रिलीफ योजना में पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए किन 2 नए देशों को शामिल किया है? किस योजना में? रिलीफ योजना में, जो आयात से रिलेटेड है, तेल के आयात से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर हो गया मिस्र एवं जॉर्डन। ऑप्शन बी, मिस्र एवं जॉर्डन। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत रिलीफ योजना का दायरा बढ़ाते हुए मिस्र एवं जॉर्डन को पात्र गंतव्य की सूची में शामिल किया है, ताकि पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों को राहत मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर देखते हैं हम लोग। सिप्री की 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है? यानी भारत कितने नंबर पर है विश्व में सैन्य पे व्यय करने में? तो कितने नंबर पे है? इसका सही उत्तर हो गया सी, 5वें नंबर पे। तो चलिए 4 अन्य देश कौन है भारत से आगे, उसके बारे में भी देखते हैं डिटेल से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जिस सिप्री का फुल फॉर्म है, की रिपोर्ट के अनुसार भारत यानी 92.1 अरब डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा
सैन्य खर्च करने वाला देश बना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% अधिक है। सूची में अमेरिका 1 नंबर पे है, शीर्ष पे। इसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद जर्मनी का स्थान रहा है। जर्मनी के बाद भारत का। पहला कौन है? अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी और पांचवा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अप्रैल 2026 में किस तेल संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो किस तेल से बाहर निकलने की घोषणा किया है संगठन से? तो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से निकलने की घोषणा किया है। तो चलिए देखते हैं। यूएई ने 1 मई 2026 को प्रभावी रूप से तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और व्यापक संगठन जो है ओपेक प्लस, जिसमें रूस वगैरह भी शामिल हो गया था, ओपेक प्लस इसीलिए नाम रखा गया, दोनों गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा किया है। यूएई 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था और सऊदी अरब तथा इराक इसके बाद सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादक का लगभग 12% हिस्सा रखता है। चलिए नेक्स्ट। भारत उज्बेकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि डस्ट्रिक 2026 का कौन सा संस्करण नामनगन में शुरू हुआ है? नामनगन कहाँ है? कजाकिस्तान में ही, उज्बेकिस्तान में ही है। और ये दोनों देश भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास है? ये डस्ट्रिक 2026। तो चलिए इसका कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 7वां। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। 12 अप्रैल 2026 को भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट्रिक 2026 का 7वां संस्करण उज्बेकिस्तान के नामनगन में यानी कि नामनगन में हुआ है। इस फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हुआ है। 13 दिवसीय इस अभ्यास में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट और वायुसेना सहित कुल 60 सैनिक भाग लिया है। तो आपसे पूछेगा कौन सा, मतलब कि सेना का कौन सा रेजिमेंट भाग लिया था? तो वो महार रेजिमेंट, और कुल सहित 60 सैनिकों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2026 में भारत और म्यांमार के बीच नेपीता में किस परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सा समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, स्कूल निर्माण से रिलेटेड है। चलिए तो इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार सरकार ने नेपीता यानी म्यांमार की राजधानी में एक स्कूल के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की पड़ोसी पहले नीति की और लघु परियोजना ढांचे के अंतर्गत आता है। तो ये जो भारत कर रहा है म्यांमार में, वो किस नीति के तहत? भारत यानी कि पड़ोसी पहले नीति के तहत, भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 10वां सत्र अप्रैल 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है नैरोबी, केन्या के नैरोबी में। चलिए नेक्स्ट, इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति यानी कि ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का 10वां सत्र 27 से 28 अप्रैल 2026 को नैरोबी में आयोजित हुआ। इस दौरान यानी कि सीबीआईसी और केन्या राजस्व प्राधिकरण के बीच सीमा शुल्क सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ तथा वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार $4.31 यानी कि अरब डॉलर पहुंच गया। यानी वर्तमान में पूछेगा जो भारत और केन्या के बीच कितना अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है? तो 4.31 अरब। चलिए नेक्स्ट। अप्रैल 2026 में जिबूती के राष्ट्रपति पद पर लगातार 6ठी बार किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो किसे, यानी 6 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पे बना रहा आज, तो वो कौन सा है जो अभी भी बन गया है? तो इसका सही उत्तर है इस्माइल उमर गुले। इस्माइल उमर गुले। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। जिबूती के मौजूदा राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले 97.81% मतों के साथ 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए,
जो अक्टूबर 2025 में हुए संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हेतु 75 वर्ष की वायु सीमा हटा दी गई थी, जिससे 78 वर्षीय गुलेह चुनाव लड़ सके। यानी कि वहाँ के देश में क्या था, 75 वर्ष से अधिक के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ संविधान में ही संशोधन कर दिया और चुनाव लड़े, और 78 वर्ष के वायु में ही वो फिर से राष्ट्रपति बन गए चुनाव जीतकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन ने अप्रैल 2026 में लॉन्ग मार्च यानी कि लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से पाकिस्तान के किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? यानी कि चीन जो है वो पाकिस्तान के किस उपग्रह को लॉन्च किया है, कब? अप्रैल 2026 में। तो इसका सही उत्तर है बी, PRSC-EO3। PRSC-EO3। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा, किससे संबंधित है यह। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि CNSA है ने सांकीसी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च यानी कि लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के माध्यम से पाकिस्तान के PRSC-EO3 यानी पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, जो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि सुप्राको द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध को छूट किस जनरल लाइसेंस के तहत 16 मई 2026 तक बढ़ाया है? तो किसके तहत? क्योंकि रूसी तेल पे क्या था, प्रतिबंध था, तो वो फिर से अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए छूट दिया है। कब तक का? 16 मई तक का था। ये कौन सा मतलब यानी कि यह कौन सा लाइसेंस के तहत छूट दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, जनरल लाइसेंस 134B के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। विदेश मंत्रालय की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में किस समूह की बैठक की अध्यक्षता किया है? कौन? डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने। तो किस समूह का अध्यक्षता किया है? ए, ब्रिक्स मीना बैठक। इसका सही उत्तर हो गया ए, ब्रिक्स मीना बैठक। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर मीना मल्होत्रा ने 23 से 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स के उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र हेतु विशेष दूतों की बैठक की अध्यक्षता किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित। RBI ने शहरी सहकारी बैंक की यानी क्षमता निर्माण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? यानी कि RBI ने शहरी बैंकों की क्षमता निर्माण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है मिशन सक्षम, यानी कि ऑप्शन ए, मिशन सक्षम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मिशन सक्षम यानी कि सहकारी बैंक की क्षमता निर्माण नामक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1.40 लाख प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में प्रबंधनीय एवं परिचालन क्षमता मजबूत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। RBI द्वारा जारी नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ECL ढांचा किस तिथि से प्रभावित होगा? तो किस तिथि से प्रभावित होगा? 1 अप्रैल 2027 से। 1 अप्रैल 2027 से। चलिए इसका डिटेल देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है। RBI ने परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण हेतु एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ECL आधारित मास्टर डायरेक्शन जारी किया है, जो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा। मौजूदा इंडेक्स लॉन्च दृष्टिकोण का स्थान लेगा। हालांकि गैर निष्पादित यानी कि NPA के वर्गीकरण हेतु 90 दिन का नियम पूर्णतः लागू ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। RBI के मध्य अवधि रणनीति उत्कृष्ट 2029 में कितने संदर्भ यानी पिलर के अंतर्गत 49 लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
तो कितने पिलर के अंतर्गत? इसका सही उत्तर है सी, 6 पिलर के अंतर्गत। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। आरबीआई ने अप्रैल 2026 से लेके मार्च 2029 की अवधि हेतु उत्कर्ष 2029 रणनीति जारी की है, जिसमें 6 स्तंभ यानी कि 6 स्तंभ कौन कौन सा है? सुदृढ़ विनियमन, ग्राहक केंद्रित, प्रतिस्पर्धी बाजार, प्रभावी औद्योगिक भविष्य तैयार संगठन और वैश्विक एकीकरण के अंतर्गत लगभग 49 लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रोजेक्ट सामुद्रा और सीबीडीसी विस्तार शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सेबी अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने साइबर सुरक्षा निगरानी हेतु कौन सा एआई आधारित मंच शुरू किया है? कौन? सेबी का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तुहिनकांत पांडे। तो उन्होंने ही साइबर सुरक्षा निगरानी हेतु एआई आधारित मंच का शुरुआत किया है। तो वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, इसका सही उत्तर हो गया बी, एडजक्शन पोर्टल है, एडजक्शन पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिटेल देखना ज़्यादा जरूरी है नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और यानी पे यू ने मिलाकर कार्ड भुगतान हेतु ओटीपी के स्थान पर किस प्रमाणीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया है? यानी कि अब जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और पे यू ने मिलकर कार्ड का यानी भुगतान हेतु ओटीपी के स्थान पर किस प्रमाणीकरण प्रणाली का शुरुआत किया है? तो किस प्रमाणीकरण का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के अंतर आता है फिंगरप्रिंट एवं फेस आईडी। अब ओटीपी की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट बायोमेट्रिक लगाओ और पैसे की ट्रांसफर करो, चाहे जो भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। आरबीआई ने अप्रैल 2026 में किस करूर वैश्य बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति दिया है? जो दोबारा नियुक्ति होगा, यानी कि पहले से वह उस पद पे थे। तो बी, रमेश बाबू। इसका सही उत्तर हो गया ए, बी, रमेश बाबू। कौन सी बैंक? वैश्य बैंक के सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। डीजीएफटी के 3 वर्ष के लिए बुलियन यानी सोना चांदी, बुलियन को ही सोना चांदी कहा जाता है, आयात हेतु कितने बैंकों को अधिकृत किया गया है? यानी डीजीएफटी ने 3 वर्ष के लिए सोना चांदी आयात हेतु कितने बैंकों को अधिकृत किया है? तो कितने बैंकों को? तो 17 बैंकों को अधिकृत किया है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? डीजीएफटी का विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 17 बैंकों को मार्च 2029 तक बुलियन आयात हेतु अधिकृत किया है। यानी बुलियन मतलब सोना चांदी आयात हेतु अधिकृत किया है, जिसमें 15 बैंकों को सोना और चांदी दोनों तथा 2 बैंकों को केवल सोना आयात कर सकते हैं। इस बहुवार्षिक प्राधिकरण से सीमा शुल्क पर अटके सोने चांदी की निकास में क्या होगा? मदद मिलेगा। चलिए अब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी शॉर्ट में बोला जाता है, ने अप्रैल 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 हेतु भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो टोटल मिलाकर कितना प्रतिशत है अभी वर्तमान में? एडीबी के अनुसार पूछ रहा है। तो एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी दर 6.9% से वृद्धि करेगा। कब? वित्त वर्ष 2026-27 हेतु बोला है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2026 रिपोर्ट में भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, जो उच्च उपभोग, निवेश एवं अनुकूल नीति से प्रेरित है। फाइनेंशियल ईयर 2028 में यह दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वही एडीबी ने भारत का फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए कितना विकास दर कहा है? वो 7.3% और अभी 6.9% बोला है।
पहले कितना था, 6.5% बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय की नदी बेसिन प्रबंधन योजना को किस तिथि तक जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2027-28 से लेकर 2031-31 तक। कौन सा योजना, नदी बेसिन प्रबंधन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक योजना नदी बेसिन प्रबंधन को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया है, जो बेसिन स्तरीय एकीकृत योजना पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं तकनीक पे चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था खत्म हो गई हमारी। नासा के आर्टिमिस 2 चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यात्री अप्रैल 2026 में किस महासागर में उतरे थे? यानी नासा का जो आर्टिमिस 2 चंद्र मिशन था, उसके अंतरिक्ष यात्री जब लौट रहे थे तो वह किस महासागर में उतरे थे? तो पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, प्रशांत महासागर में उतरे थे। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं, यात्री कौन कौन से थे। नासा के आर्टिमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री थे। 4 अंतरिक्ष यात्री में कौन कौन से थे, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में ओरायन कैप्सूल यानी कि इंटीग्रिटी के जरिए सकुशल लौटे। इस मिशन ने अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब खेल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग। 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान के बेशकेक में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने कितने पदक के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया? यानी विश्व में भारत कितने स्थान पे प्राप्त किया, 5वां स्थान पे। किस में, यानी कि 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किर्गिस्तान। तो कितने था, इसका सही उत्तर हो गया, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, 17 पदक के साथ। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। हमसे आगे कौन कौन देश है। भारतीय कुश्ती दल ने 22वीं वरिष्ठ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदक के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। ईरान 18 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। वही ईरान जो था वो शीर्ष पे रहा है। भारत की तरफ से 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन से खिलाड़ी थे? तो उसमें था सुजीत कालकल जो 65 किलोग्राम वजन में थे कुश्ती के, और वही दूसरा है अभिमन्यु मंडवाल कितने का, 70 किलोग्राम में, और दोनों स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित 2026 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदकों के साथ दूसरा स्थान पे है? यानी कि एशियाई यानी मुक्केबाजी में भारत कौन सा है, दूसरा स्थान पे, वही कुश्ती में 5वां स्थान। तो चलिए मुक्केबाजी का देखते हैं, तो ये कितने पदक के साथ दूसरा स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, 16 पदक के साथ। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी दल ने काजाकिस्तान 15 पदक, यानी काजाकिस्तान ने 15 पदक के साथ के बाद, यानी कि काजाकिस्तान जो था वो 15 पदक जीता है, जो 1 नंबर पे रहा है। लेकिन भारत 16 पदक जीतते हुए 2 नंबर पे क्यों है? क्योंकि काजाकिस्तान के पास स्वर्ण पदक ज़्यादा रहा होगा। तो चलिए 16 पदकों यानी कि 5 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग प्रणाली से जुड़ा पहला महाद्वीपीय आयोजन था, जिससे फाइनल लिस्ट में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए सीधी प्रवेश मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय राइफल संघ ने 2028 ओलंपिक से पहले कितने स्कूल कॉलेज छात्रों को निशानेबाजी से परिचित कराने का लक्ष्य रखा है? कौन? राष्ट्रीय राइफल संघ ने। तो कितने इसका सही देखिए, 1 मिनट। चलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 7.5 लाख छात्रों को। चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। NRAI ने
10 शॉट अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से 2028 ओलंपिक से पहले 7.5 लाख स्कूल और कॉलेज छात्रों को व्यावहारिक रूप से निशानेबाजी से यानी कि परिचित कराने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया पुरस्कार से संबंधित। आशा भोसले को 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड कलाकार था, यानी कि संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाने वाला कलाकार के रूप में। किसे? आशा भोसले को। कब? 2011 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा। आशा भोसले की यहाँ पे बात क्यों रहा है? क्योंकि आशा भोसले की निधन हो गया था 92 वर्ष की आयु में। तो चलिए उसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो। चलिए इसका डिटेल देखते हैं पहले। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड कलाकार के रूप में मान्यता दिया था, क्योंकि उन्होंने 8 दशकों के करियर में 20 से अधिक भाषाओं में और 12,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने 2000 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि 2000 ईस्वी में उनको क्या मिला था? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तथा 2008 में उसे पद्म विभूषण पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अब आ गया नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला हुआ था, जो DPI@2047 रोड मैप के शुभारंभ के समय उपस्थित था? तो कौन था? इसका सही निधि छिब्बर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही है DPI@2047 जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया था। चलिए अब निधन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हम लोग। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को कितनी आयु में निधन हुआ गया? तो हमने अभी बताया था कितने आयु में? 92 वर्ष की आयु में, यानी कि 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। चलिए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल भी देख लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उन्होंने 1943 में अपना गायन करियर शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट। लद्दाख का शेर कहे जाने वाला महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक का निधन अप्रैल 2026 में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर हो गया सी, लेह में। अब सोनम वांगचुक से मतलब कि सोनम वांगचुक ये वाले ने मत ले लीजिएगा, भूख हड़ताल वाले। ये सोनम वांगचुक कौन थे? कर्नल सोनम वांगचुक थे जिनका निधन हुआ है। चलिए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा। 1999 के कारगिल युद्ध में चोरबतला अक्ष पर शत्रु को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक का लद्दाख के लेह में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 चौकियों का नाम, यानी कि भारत सरकार ने उनके नाम पे क्या 2 चौकियों का नाम सोनम 1 और सोनम 2 रखा है। चौकी से मतलब क्या है? पुलिस चौकी भी हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, क्वेश्चन नंबर 45 से। विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस यानी कि कार्यस्थल पर 2026 की थीम क्या है? यानी कि विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें, यानी कि स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO कहा जाता है, के नेतृत्व में विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है 2026 की आइए एक साथ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करें। इस दिवस की स्थापना 2003 में किया गया था। वही पूछेगा आपसे, इस दिवस की स्थापना कब किया गया था? तो 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2026 का वैश्विक मेजबान शहर कौन सा था? तो वैश्विक शहर मेजबान देश कौन सा था? तो ऑप्शन सी, शिकागो।
अमेरिका का शिकागो। कौन? अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। 30 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2026 का वैश्विक मेजबान शहर शिकागो अमेरिका रहा है। यूनेस्को ने नवंबर 2011 में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस घोषित किया है, जिसका नेतृत्व हार्वी हैनकॉक इंस्टीट्यूट ऑफ जैज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यून एक मिनट यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2026 किस तिथि तक मनाया गया है? यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 24 से 30 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल को मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया बी, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की धर्मपत्नी। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती यानी कि 11 अप्रैल 1859 के अवसर पर मनाया जाता है। इसे यानी कि व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल पर भारत सरकार ने 2003 में स्थापित किया था। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपना राष्ट्र विशिष्ट मातृत्व दिवस है, बाकी कोई ऐसा देश नहीं मनाता है। मत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व पार्किंसन दिवस 2026 की थीम क्या रही है, जो प्रतिवर्ष डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका थीम क्या रहा है? ऑप्शन ए, ब्रिज द केयर गैप यानी कि ब्रिज द केयर गैप। चलिए इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। ये वैसे शायद ब्रिटेन के रहने वाले थे। 11 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पार्किंसन दिवस 2026 की थीम है ब्रिज द केयर गैप रही है। यह दिवस अंग्रेज जॉर्डन जेम्स पार्किंसन की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने 1817 में सबसे पहले पार्किंसन रोग का वर्णन यानी कि पैरालिसिस एक्जिस्टेंस के रूप में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बिहार स्पेशल से देखते हैं, बिहार विशेष करंट का देखते हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार के अनुसार राज्य में वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं? क्या? यानी कि कितनी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत है? तो कितने हैं? तो इसका आंसर हो गया 4, ऑप्शन बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक जांच के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 4 क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत है तथा 9 अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रस्तावित है। जिनके 1 से 2 वर्ष में पूर्ण होने की यानी कि 9 क्या है? कार्यरत है, जो 1 से 2 वर्ष में चालू होने की संभावना है। अब तक 102 सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों की क्या हो गया? नियुक्ति हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए बिहार का पहला कौन सा आकर्षक तैयार किया जा रहा है? तो कौन सा आकर्षक तैयार किया जा रहा है? ट्री टम्प वॉकवे। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। पर्यटन एवं वन्यजीव अवलोकन अनुभव को बेहतर बनाने हेतु पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना का चिड़ियाघर कहा गया है, में बिहार का पहला ट्री टम्प वॉकवे यानी वृक्ष शिखर पथ यानी कि ट्री टम्प और वॉकवे को ही क्या कहा जाता है? वृक्ष शिखर पथ तैयार किया जा रहा है, जो अंगूतकों को वन और ऊंचाई से दृश्य प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 में भूमि माप यानी कि
लैंड मैनेजमेंट प्रक्रिया को किस रूप में परिवर्तित किया है? तो किस रूप में परिवर्तित किया है? पूर्णतः ऑनलाइन, यानी कि लैंड से रिलेटेड आप जो भी काम होगा वह पूर्णतः ऑनलाइन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए वही है, पारदर्शिता रहेगी इससे। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2026 में किस एलिवेटेड यानी कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था? किसका? एलिवेटेड कॉरिडोर का। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दानापुर। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को संबंधी यानी पूर्णतः तथा निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया था। उन्होंने बिहटा हवाई अड्डा परियोजना का भी समीक्षा किया था। उसी समय उन्होंने बिहटा हवाई अड्डा परियोजना का भी समीक्षा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन है शायद। पटना नगर निगम ने 1 अप्रैल 2026 को किस नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया है जिसके तहत कचरे का पृथक्करण जरूरी है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगम। कौन सा निकाय? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। पटना नगर निगम ने 1 अप्रैल 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत सभी घरों, दुकानों और स्थानों के लिए कचरा का पृथक्करण अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन न करने पर जुर्माना तथा कचरा संग्रहण से इनकार जैसे प्रावधान रखे गए हैं। 100 से अधिक लोगों वाले सार्वजनिक आयोजनों हेतु 3 दिन पूर्व सूचना भी अनिवार्य होगा। यानी कि कोई भी आयोजन कर रहे हैं आप और वहाँ 100 लोगों से अधिक आ रहा है तो उसकी सूचना आप कितना 2 से 3 दिन पहले आप देंगे। चलिए नहीं, एक और क्वेश्चन है 55। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कि NCCF ने आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत बिहार में पहली बार किस दलहन की संगठित खरीद की शुरू की गई है? यानी तो किस दलहन की? तो वो मसूर है। इसका सही उत्तर हो गया सी। तो चलिए देखते हैं डिटेल से थोड़ा सा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत बिहार में पहली बार संरक्षित मसूर यानी कि मसूर खरीद पहल शुरू की है। NCCF ने वेयर हाउसिंग यानी कि डेवलपमेंट एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त गोदामों में वैज्ञानिक भंडारण सुविधा हेतु साथ यह खरीद शुरू कर दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। IIT पटना ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ किस योजना के तहत 600 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता किया है? तो कौन सी योजना है? PM विकास योजना के तहत। PM विकास योजना के तहत IIT पटना ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ क्या समझौता करके 600 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु समझौता ज्ञापन पे साइन किया है। चलिए समाप्त हुआ हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।